हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो पहले मैं बता दूं कि जैसा ये प्लेलिस्ट चलते आ रहा है तो आप लोग कृपया इसको सीक्वेंस से देखते हैं, क्योंकि मैंने प्लेलिस्ट को उसी तरह स्ट्रक्चर किया है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। तो ये सारी लेक्चर को सीक्वेंस में स्ट्रक्चर किया गया है ताकि एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से रिलेटेड है। तो पहला टॉपिक आपको जानना बहुत ही जरूरी है अगले टॉपिक को अच्छे से जानने के लिए। तो वैसे तो अब ये पॉलिटी क्लास अपने खत्म होने के कगार पे है, तो इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक होगा एक बस, जो कि इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट हुआ है, उसको मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद ये पॉलिटी सीरीज समाप्त हो जाएगी। और मैं बता दूं कि पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको लास्ट क्लास के डिस्क्रिप्शन में जाके वेबसाइट पे जाना होगा। तो वहाँ पे मैं वेबसाइट का नाम भी डाल दूंगा logicalclasses.in से, और वहाँ पे जाके आप उसको परचेज कर सकते हैं और उसके बाद आप वहाँ से लेके पढ़ सकते हैं आपको। और काफ़ी अच्छे से ये नोट्स बना है, तो आप जब लेक्चर को फॉलो करते आ रहे होंगे तो आपने देखा भी है कि ये क्लास काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव वे में मैंने कंप्लीट कराया है। और मैं बता दूं कि एक भी क्वेश्चन इस नोट से आपको बाहर नहीं जाएगा। अगर आप लेक्चर देखते हैं तब तो एक भी बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि जो चीज़ें नोट्स में नहीं लिखी रहती है वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ इसमें। तो लेक्चर देखना आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद ये नोट्स मिलेगा आपको, जिससे आप रिवीजन कर सकते हैं। तो बार बार इस वीडियो को आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको नोट्स समझने में दिक्कत आ रहा है तो वो आप जाके स्पेसिफिक उस लेक्चर को देख सकते हैं या फिर पूरी वीडियो को भी देख सकते हैं। तो वो आपके टाइम पे डिपेंड करता है कि आप कैसे करना चाहते हैं। तो इतना मैंने बता दिया। अब हम इसमें देखेंगे जो हमारा राज्य भाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में हम देख लेंगे इसमें, और इसके बाद हम अमेंडमेंट के देख लेंगे, और उसके बाद ये लेक्चर खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद हम हिस्ट्री की स्टार्टिंग करेंगे। तो उसमें एंसेंट इंडिया से लेके मैं आपको वर्ल्ड हिस्ट्री तक बताऊंगा। और हिस्ट्री जो हमारी होगी, तो जैसे ये पॉलिटी क्लास हमारी चली है तो वैसे ही हिस्ट्री की भी क्लास चलेंगी। लेकिन ये इसमें तो फिगर वगैरह का हमने यूज नहीं किया है, लेकिन बहुत सारे मैं आपको चार्ट वगैरह बना के समझाया हूँ। लेकिन अब जो हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी फिगरों के अनुसार हम पढ़ेंगे और काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्लास होंगी। तो हम वाई पार्ट पे ज़्यादा, मैंने जैसे कि इसमें वाई पार्ट पे ज़्यादा फोकस किया है और कॉन्सेप्चुअल चीज़ें आपको मैंने बताया है एक एक टॉपिक का। तो उसमें भी हम वैसे ही अपनी क्लासेज को करेंगे, क्योंकि आप फैक्ट रट के एग्जाम तो निकाल सकते हैं, लेकिन जब बड़े एग्जाम में आप बैठिएगा तो फैक्ट रट के आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है। एक भी क्वेश्चन वहाँ पे सॉल्व नहीं होगा। तो जैसा कि ये चैनल है, तो इसमें स्पेसिफिक टारगेट किया जाता है यूपीएससी और पीसीएस के स्टूडेंट को। तो आप लोग देख सकते हैं, और जो छोटे एग्जाम वाले हैं वो अगर देख लिए तो उनको भी डायरेक्टली जो क्वेश्चन होता है वो इससे उनका आंसर मिल जाएगा। तो कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं। तो अब हम चलते हैं और देखते हैं जो आज का हमारा टॉपिक है, राज्य भाषा ऑफिशियल लैंग्वेज जो है हमारा। तो ये है भाग 17 में। तो भाग भी आप याद रखेंगे, क्योंकि भाग से डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है कि कौन से भाग में क्या चीज़ है। तो यूपीएससी में आपने कितनी बार क्वेश्चन देखा होगा कि डायरेक्टली भाग 3 और भाग जो 4 है हमारा, कितना बार क्वेश्चन आ चुका है, इससे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है उसमें, या फिर मिलान करने के लिए भी आ सकता है आपको। और इसमें हम देखेंगे आर्टिकल 343 से लेके 351 तक। तो राज्य भाषा मतलब आप समझ लीजिए जो कि कार्य के लिए उपयोग में किया जाता है उसे राज्य भाषा हम बोल देते हैं। तो अब जैसे कि जो ऑफिस वगैरह में यूज किया जाता है लैंग्वेज, उसको हम राज्य भाषा बोलते हैं। और राष्ट्रीय भी भाषा आप एक डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारा जो नेशनल लैंग्वेज है तो वो अभी डिक्लेयर नहीं हो पाया है। इसका भी हम मुद्दा देखेंगे कि क्यों नहीं हो पाया है और क्या दिक्कतें हुई जो हमारा नेशनल लैंग्वेज अभी तक नहीं बन पाया है। तो अभी तक हमारे पास ऑफिशियल लैंग्वेज ही है जो कि ऑफिस में यूज किया जाता है। तो अभी तक हम नेशनल लैंग्वेज अपना एक नहीं बना सके। तो नेशनल लैंग्वेज मतलब सिंपली आपको बता दूं कि जो पूरे देश में यूज हो और हर एक लोग उसको अपनी मान्यता दें और सभी उसको यूज करें, उसको नेशनल लैंग्वेज मानते हैं। लेकिन अभी तक हमने अपना ऑफिशियल लैंग्वेज ही बनाया, मतलब ऑफिस में काम काज के लिए यूज के लिए जो लैंग्वेज है उसके बारे में हम देख रहे हैं। और इसमें है कि केंद्र जिस लैंग्वेज में काम करे वो केंद्र के लिए ऑफिशियल लैंग्वेज हो जाएगी, और राज्य तो राज्य में मतलब कि राज्य जिस लैंग्वेज का यूज करेगी वो राज्य के लिए ऑफिशियल लैंग्वेज हो जाएगी। इसमें तो हमने बाध्यकारी नहीं बनाया है कि कौन किस लैंग्वेज का यूज कर सकता है। तो वो स्टेट पे छोड़ दिया गया है कि आप कौन सा लैंग्वेज यूज करना चाहते हैं। आप खुद से एक स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा लॉ पास करके उस लैंग्वेज को आप ऑफिशियल लैंग्वेज अपने स्टेट में यूज कर सकते हैं। और मुंशी अयंगर एक फॉर्मूला था 14 सितंबर 1994 का। तो हिंदी को राज्य भाषा बनाने के लिए इन्होंने अपना फॉर्मूला दिया था, और इसी वजह से हमने 14 सितंबर को हिंदी को मतलब हिंदी दिवस मनाने का वहाँ पे हमने शुरू किया मुंशी अयंगर फार्मूले से। तो अब हम इसमें देखेंगे कि जो हमारा आर्टिकल है वो अब हम देख लेंगे। इसमें जो आर्टिकल 343 से लेके 351 तक है, तो जब ये आर्टिकल आप देख लेंगे तो इससे आपको काफ़ी चीज़ें
क्लियर हो जाएंगी। तो पहले हम देखते हैं कि संघ की जो भाषा है, तो आर्टिकल इसमें 343 से लेके 344 तक दिया गया है। तो इसमें 343 में बोला गया है कि हिंदी देवनागरी लिपि में यूज की जाएगी, संघ यूज करेगा ऑफिशियल लैंग्वेज अपना। इसमें बोला तो ये गया था, लेकिन अब बोला गया था कि 15 वर्ष तक अंग्रेजी और बाद में बढ़ा भी सकते हैं इसमें। तो ये प्रोविजन था कि आपको हिंदी बनाना है, लेकिन इसमें बोल दिया गया कि 15 वर्ष तक आप इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो ब्रिटिश थे वो अब इंग्लिश लैंग्वेज का ही यूज कर सकते थे। तो आप एक ही दिन में लैंग्वेज को चेंज नहीं कर सकते, इस वजह से बोला गया था कि 15 वर्ष तक आप अंग्रेजी का ही यूज करेंगे। लेकिन अगर बाद में एक्सेप्ट नहीं किया जाता है तो इसको बढ़ाया भी जा सकता है। तो जितने भी हमारे जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट हैं, तो उन्होंने बहुत सारा विरोध किया, इसी वजह से अभी तक हमारा इंग्लिश ही कंटिन्यू है। क्योंकि जो हमारे दक्षिण के राज्य हैं वो विरोध करने लगते हैं, हिंदी को नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर करने का सोचा जाता है। तो इस वजह से अंग्रेजी को ही अभी तक हम यूज कर रहे हैं, वो भी ऑफिशियल लैंग्वेज सेंटर द्वारा किया जा रहा है। और स्टेट का तो इसमें बोल दिया गया है वो अपने अनुसार यूज कर सकते हैं जो चाहे। और इसी में आर्टिकल जो 344 है, तो इसमें आयोग के गठन का बोला गया है 5 साल बाद। मतलब एक आयोग का गठन के बारे में बोला गया था कि जो लैंग्वेज से रिलेटेड सुझाव देगी। तो 1955 में एक आयोग गठित किया गया, फिर 10 साल बाद किया गया, फिर 10 साल बाद, ऐसे गठित किए जाते हैं और वो सुझाव देते हैं प्रेसिडेंट। और दूसरा इसमें है, पहला तो हम संघ की भाषा देख लिए, अब दूसरा हम देखेंगे इसमें प्रादेशिक भाषाएं, तो ये स्टेट के लिए होंगी। तो आर्टिकल जो 345 है, तो इसमें कहा गया है कि विधानमंडल द्वारा कानून बना के अपने मतलब जो वो अगर जो भी लैंग्वेज वो यूज करना चाहती हैं स्टेट जो हमारी हैं, तो वो अपने लैंग्वेज एक बनाएंगी, विधानमंडल अपना पास करेंगी और जो भी लैंग्वेज वो चाहती हैं यूज करना वो करेंगी। लेकिन अगर मान लीजिए ये लोग अपना कानून नहीं बनाती हैं स्टेट गवर्नमेंट, तब वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही उनको काम करने की मान्यता दी जाएगी। तो इंग्लिश ही माना जाएगा उनका ऑफिशियल लैंग्वेज। और आर्टिकल जो 246 है, तो इसमें लिखा गया है केंद्र और राज्य में संघवाद भाषा के बारे में बताया गया। तो अब केंद्र और राज्य किस भाषा में जैसे कि काम होता है, अब केंद्र राज्य में भी बहुत सारे काम होते हैं उनके रिलेशन में, तो अब उनके भाषा के बारे में बताया गया है। और राज्य के भाषा के बारे में बताया गया है कि एक राज्य दूसरे राज्य में अगर वो कोई ऑफिशियल काम करती हैं तो वो किस लैंग्वेज में कर सकती हैं, तो वो राज्य पे छोड़ दिया गया है। लेकिन जब भी आप केंद्र से करेंगे तो केंद्र से अनुमति लेके करनी पड़ेगी। तो अभी तो लगभग इंग्लिश में ही होता है। और आर्टिकल इसमें 347 है, तो इसमें लिखा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा जनसंख्या मांग करे तो वो डिक्लेयर कर सकता है। तो अब मान लीजिए स्टेट में कोई स्पेसिफिक लोग हैं जो कि एक लैंग्वेज को बोलते हैं, तो उसमें अगर वो राष्ट्रपति से मिलके बोलते हैं कि हमारे इस लैंग्वेज को आप मान्यता दे दीजिए कामकाज के लिए, तो वहाँ पे प्रेसिडेंट दे सकते हैं उनको। और अब हम देख लेते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कौन सा लैंग्वेज यूज किया जाता है। तो इसमें जो आर्टिकल है 348, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जितने भी काम होते हैं वो अंग्रेजी में होते हैं और कानून वगैरह भी जो पास होते हैं तो वो इंग्लिश में ही होते हैं, आप ये भी ध्यान में रखिएगा। और अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कुछ विशेष निर्देश दिए गए हैं, मतलब कि आप समझ लीजिए जैसे कि, तो हम आर्टिकल देख लेते हैं तो हमें पता चलेगा। तो 350 में लिखा गया है कि नागरिक अधिकारी के पास बात अपनी भाषा में। तो अब जैसे मान लीजिए कि कोई ऑफिसर है, तो ऑफिसर जो IAS IPS ये लोग होते हैं DM बन के जाएंगे, तो वो ऐसा नहीं है कि जिस एरिया में जाएंगे तो उनको वो एरिया का लैंग्वेज के बारे में पता हो। तो अब जो उस एरिया के क्षेत्र के लोग होंगे, तो अगर वो कोई दूसरा लैंग्वेज जानते हैं तो वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे जो DM वगैरह होंगे उनसे अपनी बातों को। तो इसमें ये प्रोविजन किया गया है, अगर वो जो लोग हैं कम्युनिटी और वो उसी लैंग्वेज को जानते हैं, तो अधिकारी को ये व्यवस्था करनी होगी कि उसी लैंग्वेज में वो अपनी बात बता सके और उनको समझने के लिए जो भी चीज़ें की ज़रूरत है वो करे व्यवस्था, इसमें ये बताया गया। और आर्टिकल जो 351 है, इसमें बोला गया है कि हिंदी का विकास करे संघ। तो अब हिंदी को सपोर्ट देने के लिए यहाँ पे बोला गया है केंद्र को कि आप इसको विकास करें ताकि ये बाद में जाके हमारा नेशनल लैंग्वेज बन पाए, इसमें केंद्र को ये बोला गया है। तो इतने हम आर्टिकल देख लिए, तो मैंने एक एक आर्टिकल आपको बता दिया। अब हम कुछ प्रोविजन देखेंगे और हम देखेंगे कि जो नेशनल लैंग्वेज होता है आखिर में उसका इंपॉर्टेंस क्या है और अभी हमारे पास चुनौतियाँ क्या है उसको डिक्लेयर कर। तो जो 1963 में राज्य भाषा अधिनियम पास किया गया और हिंदी रहेगी, अंग्रेजी भी संघ की कार्यों में उपयोग किया जाएगा। तो अब हुआ क्या कि बहुत विरोध हो रहे थे, तो इसको कुछ दिन बाद सोचा गया कि पास किया जाएगा राज्य भाषा अधिनियम, मतलब सेंटर में उपयोग के लिए। तो अब इसमें बहुत जो दक्षिण के हमारे राज्य हैं उन्होंने विरोध किया, तो इस वजह से बोला गया कि
पहले तो बोला गया कि हिंदी को डिक्लेयर कर दिया जाएगा राज्य भाषा, लेकिन नहीं किया जा सका क्योंकि दक्षिण के जो हमारे राज्य हैं उन्होंने विरोध किया कि हिंदी को ही क्यों करोगे, हमारे मतलब भाषा को राज्य भाषा करो। तो इस वजह से बहुत सारा विरोध हुआ। इस वजह से बोला गया कि अंग्रेजी भी संघ के कार्यों में उपयोग किया जाएगा। तो इसी वजह से अभी तक हमारा अंग्रेजी में ही जो लॉ वगैरह सब पास होते हैं और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब काम अंग्रेजी में ही होते हैं। और इसी में बोला गया था कि अगर हिंदी को डिक्लेयर करना है पूरे देश के लिए मतलब राज्य भाषा, तो अब इसमें बोला गया कि हर एक राज्य अपना एक रेजुलेशन पास करके विधानसभा से देंगे, तभी जाके डिक्लेयर किया जा सकेगा हिंदी को नेशनल लैंग्वेज के रूप में। और 1967 में फिर इसमें संशोधन हुआ राज्य भाषा अधिनियम में, और हिंदी तो सभी राज्य द्वारा संकल्प नहीं हुआ। तो मतलब हर एक राज्य अपना संकल्प पारित करेंगे नहीं। आपको पता है कि अब जो हमारे दक्षिण के राज्य हैं वो हिंदी को लेके बहुत ही सेंसिटिव है, वो नहीं करना चाहते हैं। तो इस वजह से जो बोला गया था कि हर एक स्टेट को विधानसभा द्वारा मतलब उनको पास करना होगा एक रेजुलेशन, तभी जाके हिंदी को डिक्लेयर किया जाएगा एक राज्य भाषा के रूप में। तो अब स्टेट तो करेंगे नहीं, तो इस वजह से हिंदी हमारा हो नहीं पाया है। इसी वजह से अभी तक हमारा इंग्लिश में ही सारे काम चलते हैं। और यहीं पे एक अमेंडमेंट किया गया था, आर्टिकल 350A जोड़ा गया कि 7वां संशोधन 1956 में ये अमेंडमेंट हुआ, और आर्टिकल 350 में एक ए भाग जोड़ा गया, और इसमें बोला गया कि अल्पसंख्यक जो होते हैं उनको प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में ही देनी होगी। तो जो उनके मदर टंग के लैंग्वेज होते हैं उन्हीं में आपको प्राथमिक शिक्षा देनी है, क्योंकि जो लैंग्वेज का बैरियर आप नहीं खड़ा कर सकते हैं बच्चों के सामने, क्योंकि अब वो बच्चा जो है अभी छोटा, वो पहले लैंग्वेज सीखे कि पहले अपना एजुकेशन पूरा करे। इसी वजह से इसमें बोला गया कि उनके मातृभाषा में ही शिक्षा देने का प्रोविजन करो। तो क्योंकि अब दूसरा लैंग्वेज सीखने में दिक्कत होता है, लेकिन वो जो बचपन से सीखते आ रहा है वो लैंग्वेज वो अच्छी तरह से जाने, तो उसका ज़्यादा जो एनर्जी है उसको लैंग्वेज सीखने में मत तुम बर्बाद करो। पहले तुम उसको प्राथमिक शिक्षा दे दो उसकी मातृभाषा में, फिर जाके वो बाद में जब अगले पड़ाव में जाएगा एजुकेशन के, तब जाके उसको दूसरा जो भी लैंग्वेज सिखाना है आप सिखाएं। और पहले 15 साल समय दिया गया क्योंकि सभी अंग्रेजी में ही चल रहे थे। तो मैंने बता भी दिया कि जो अंग्रेज थे तो वो अंग्रेजी भाषा का ही उपयोग करते थे, तो अब सारी चीज़ें अंग्रेजी में ही मतलब इंग्लिश में चली आ रही थी, तो उसको हम एक बैग नहीं हटा सकते थे। इस वजह से कहा गया था कि 15 साल बाद जाके हम अपना लैंग्वेज बनाएंगे, तो हिंदी को बनाएंगे देवनागरी लिपि में, लेकिन ये हो नहीं सका क्योंकि बहुत सारा विरोध हुआ। इसी वजह से इंग्लिश को ही अभी तक कंटिन्यू रखा गया है। तो समय चाहिए सब बदलने के लिए, मैंने बता भी दिया। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जो वर्तमान में अब हर एक स्टेट अपना अलग अलग लैंग्वेज का यूज करती हैं। तो अब वो हमारा वर्तमान में 22 भाषा है, तो 8वीं अनुसूची में सभी भाषाओं को रखा गया है क्योंकि सभी लोग अपना अलग अलग भाषा यूज करते हैं। इसी वजह से हमने एक अनुसूची बनाया है जो जिस भाषा को अब हम इसमें डिक्लेयर कर देते हैं कि इसको हम मान्यता दे देते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज, मतलब इसमें भी काम हो सकते हैं ऑफिशियल। तो इसमें तो जब मूल संविधान बना था हमारा तो 14 भाषा थी, लेकिन इसमें संशोधन कर के जोड़ा भी गया है, तो अभी 22 भाषाएं हैं इसमें। तो ये मैं आपको बता देता हूँ। तो 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ, तो सिंधी भाषा को 15वां जोड़ा गया इसमें, और 71वां संविधान संशोधन 1992 हुआ, इसमें जोड़ा गया कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, और तब हो गया हमारा 18 भाषा। और 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ, मैथिली, बोडो, संथाली, डोगरी 22 भाषा अभी है इसमें। तो इससे डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, आप इसको ध्यान में रखिएगा, ये आपको याद होना चाहिए बिल्कुल। तो अब हम थोड़ा देख लेंगे अब नेशनल लैंग्वेज बनाने का इम्पोर्टेंट ऑफ नेशनल लैंग्वेज, कि एक नेशनल लैंग्वेज होनी चाहिए, इसका क्या फायदा होता है ये हम देखेंगे, और ये हम देखेंगे कि चुनौतियां क्या है, और हम इसमें कुछ सुझाव भी देंगे। तो मेंस का जो क्वेश्चन होगा तो ये आपसे नहीं पूछने वाला कि इस आर्टिकल में क्या है, कितनी भाषा ये है। क्वेश्चन बिल्कुल एनालिसिस आएगा, आपको एनालिसिस करना होगा, उसमें आपको फायदा बताना होगा, और आपको अभी जो हमारी चुनौतियां हमारे देश के सामने नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर करने में, तो चुनौतियां भी पूछी जाएंगी, और आप लोगों का इसमें सुझाव भी पूछा जाएगा कि आखिर में सुझाव आप क्या दे सकते हैं कि जिससे हम इसको अच्छे से कर सके नेशनल लैंग्वेज का प्रोविजन जो है। तो आपने वहां पे देख लिया कि अब सेंटर को भी बोला गया है कि नेशनल लैंग्वेज को प्रमोट करने में, मतलब हिंदी को प्रमोट करने में आप काम करें, मतलब कि आप हिंदी को पुश करें, हिंदी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज बनाने। तो अब हम देख लेते हैं कि नेशनल लैंग्वेज का महत्व क्या है, यहाँ पे इम्पोर्टेंस क्या है। तो पहला है कि देश सीमा आपकी एक है, देश का नाम एक है, ध्वज एक है, मुद्रा एक है, तो राष्ट्रीय भाषा भी आपकी एक होनी चाहिए। तो अब इतने सारे भाषा लेके हम अपने एक नेशनल फीलिंग नहीं ला पाते हैं। तो हमारी सीमा वगैरह सब एक है, ध्वज एक है, मुद्रा एक है,
तो हमारी एक भाषा भी एक होनी चाहिए, जो कि अब जो भी भाषा हो जिसे सभी एक्सेप्ट करे वो एक होनी चाहिए। तो इसमें बोला जाता है कि हिंदी ज़्यादा लोग बोलते हैं, तो मतलब अभी भारत में 70 करोड़ से ज़्यादा लोग हिंदी बोलते हैं, तो इसको थोड़ा सा और प्रमोट किया जाएगा तो हिंदी को लोग सीख सकते हैं और समझ सकते हैं, तो ये हमारा एक नेशनल लैंग्वेज बन सकता है। तो इस वजह से देश को भी एक पहचान मिलती है कि अब जो सभी देश अपना एक नेशनल लैंग्वेज बनाते हैं तो हमें भी एक बनाना चाहिए आपको, और नेशनल फीलिंग भी इससे आती है। और दूसरा हम देख लेते हैं सभी सबको समझ पाना, एकता का विकास हो पाना। तो लैंग्वेज देश की एकता में एक बैरियर का काम करता है। ये समझ लीजिए जैसे कि अब एक लैंग्वेज नहीं होगा तो सभी सबको नहीं समझ पाएंगे और सभी सबसे बात करने में कतराते हैं। तो इसमें पहला रीजन है कि वो उस क्षेत्र के लैंग्वेज को नहीं जानते हैं। तो अब जैसे तमिल क्षेत्र के हमारे लोग आते हैं अगर दिल्ली में या फिर कहीं, तो अगर लोग उनसे कतराते हैं बोलने में, क्योंकि अब इंग्लिश सभी नहीं जानते हैं, तो तमिल के लोग भी इंग्लिश नहीं जानते हैं और जो हमारे नॉर्थ के लोग हैं वो भी लोग उतना अंग्रेजी नहीं जानते हैं। इस वजह से वो कतराते हैं उनसे बात करने में। तो इससे होता है कि देश की एकता का विकास नहीं हो पाता है जब तक हम लोग बात नहीं करेंगे अपने आप में, क्योंकि ये भारत है तो एक परिवार है, तो ये मैंने पहले भी बताया। तो अगर परिवार के लोग बात नहीं करेंगे एक दूसरे से तो बाउंडेशन उसमें नहीं बन पाता है। इसमें ये हो जाता है। तो अब लैंग्वेज को ही लेके जैसे हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं तो वहाँ से लोग आते हैं तो उनका लैंग्वेज बोलना और भी डिफिकल्ट हो जाता है। तो वहाँ पे हर एक क्षेत्र में अलग अलग लैंग्वेज है, तो वहाँ पे भी हम कतराते हैं उन लोगों से भी बात करने में। तो लैंग्वेज एक बहुत बड़ा बैरियर हो जाता है, देश की एकता को ये चोट पहुंचाता है। तो लैंग्वेज एक नेशनल लैंग्वेज होना बहुत ज़रूरी होता है। और तीसरा इसमें है कि विश्व में पहचान होती है भाषा से, तो भाषा से आपके देश की भी पहचान होगी। तो अब हर एक कंट्री को देख लीजिए, चीनी है तो अपनी मादारी लैंग्वेज को जो है विश्व की पहले नंबर, मतलब कि इतना प्रमोट किया है कि वर्ल्ड लेवल पे वो लैंग्वेज चला गया है। तो हम अपने लैंग्वेज को एक क्यों नहीं प्रमोट कर सकते हैं, और इससे पहचान होती है पूरे वर्ल्ड में कि इनका एक लैंग्वेज है। और जो हमारी एंशिएंट टाइम से चली आ रही है भाषा, उसको हम क्यों नहीं डिक्लेयर पाते हैं अपनी भाषा को। आज सभी देश अपनी अपनी भाषा को प्रमोट कर रहे हैं लेकिन हम नहीं कर पा रहे हैं। इसमें एक ये भी इसमें मुद्दा होता है। तो नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर करना काफ़ी ज़रूरी होता है देश के लिए। और चौथा इसमें है फ़ायदा, की फ़ायदा मतलब समझ लीजिए कि इम्पोर्टेंस है। जिसने हम पे राज किया और जिसने हम पे लैंग्वेज को थोपा उसी की भाषा का हम उपयोग कर रहे हैं। तो इसमें ये भी बोला जाता है कि जिस कंट्री ने हम पे राज किया और जो भाषा वो थोप के चले गए तो हम उसी को क्यों उपयोग करें। तो एक तो वो बोलते ही हैं कि सारी चीज़ें हम ही दे के गए हैं, वो भारत में यूज होते आ रहा है, वो लोग अपने आप तो कुछ कर नहीं पाए हैं, तो हम उनका लैंग्वेज क्यों यूज करें, हम अपना लैंग्वेज क्यों नहीं बनाए एक नेशनल लैंग्वेज। इंग्लिश को ही हम क्यों यूज करें जब पूरे वर्ल्ड में यूज हो रहा है इंग्लिश। तो अब मैं इंग्लिश का ये यहाँ पे क्रिटिसाइज नहीं कर रहा कि इंग्लिश आपको नहीं यूज करनी है। अब एक जो नेशनल लैंग्वेज है तो ये मैं आपको एग्जाम के लेवल पे बता रहा, मैं आपको कोई हिंदी और इंग्लिश का यहाँ पे बड़ाई करने नहीं बैठा हूँ। मैं ये जानता हूँ कि इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है और जितनी भी अभी टेक्नोलॉजी वगैरह में जितनी बुक आती हैं तो आपको इंग्लिश में ही पहले मिलेगी, वो ट्रांसलेट होके हिंदी में आती है। तो हिंदी में ट्रांसलेट होके आती हैं तो बस देवनागरी लिपि में लिख दिया जाता है उसी भाषा को। तो जैसे टेक्नोलॉजी है तो टेक्नोलॉजी को हिंदी में देवनागरी स्क्रिप्ट में लिख के टेक्नोलॉजी ही लिख दिया जाएगा। तो ऐसे किया जाता है। तो बहुत सारी जो पढ़ाई अभी है, नए नए जो मॉडर्न कोर्स आ रहे हैं तो वो सब हिंदी में नहीं है, वो सब इंग्लिश में है। तो इंग्लिश लैंग्वेज भी इम्पोर्टेंट है, वो भी जानना चाहिए। लेकिन मैं आपको एग्जाम के लिए बता रहा हूँ। तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे दिया गया है कि हिंदी को प्रमोट करना है सेंट्रल गवर्नमेंट को, इस वजह से मैं आपको हिंदी बोल रहा था। तो ऐसा नहीं है कि जो देश अपना एक लैंग्वेज बनाया है वो भी इंग्लिश को जानते हैं, उनकी भी काम जो है, तो अब चाइना में है तो इंग्लिश में काम होती है लेकिन वो अधिकतर अपने लैंग्वेज को प्रमोट करते हैं। तो हमें भी अपने हिंदी को प्रमोट करना चाहिए या फिर और इंग्लिश को भी यूज करते रहना चाहिए। तो हमने इतना इम्पोर्टेंस देख लिया। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि अभी चुनौती क्या है और सुझाव क्या दे सकते हैं। चुनौती और सुझाव दोनों आप यही पॉइंट दे सकते हैं यहाँ पे। तो सभी का सहमत ना हो पाना, तो सभी सहमत नहीं है कि एक लैंग्वेज आप डिक्लेयर कर दे। तो तमिल लोग बोलते हैं कि हमारा लैंग्वेज उसमें नीचे दब जाएगा, जब हिंदी को आप डिक्लेयर करिएगा तो उनका लैंग्वेज धीरे धीरे खत्म होने लग गया, ऐसा सभी लोग बोलते हैं। तो जो हमारी विविधता है उसका सम्मान करना चाहिए हमें। तो फोर्सफुली हमें नेशनल लैंग्वेज नहीं बनाना चाहिए, तो विविधता का सम्मान करना चाहिए। अब जो बांग्लादेश है तो उसके टूटने का एक कारण इसमें लैंग्वेज ही माना जाता है। तो बांग्लादेश में बंगाली ज़्यादा बोला जाता था, लेकिन अब जो पाकिस्तान के लोग थे तो वहाँ पे उर्दू ज़्यादा बोले जाते थे। तो अब पाकिस्तान जो थी वो उर्दू थोपना चाहती थी इन लोगों पे, बांग्लादेश के लोगों पे। तो इस वजह से यहाँ पे काफ़ी रेगुलेशन होते थे और बाद में इनको
बंटना पर। तो हमेशा विविधता का सम्मान करना चाहिए, नहीं तो देश को टूटने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो एक लैंग्वेज का मुद्दा अगर बनता है और रेगुलेशन ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पे मुद्दा इतना आगे तक भी चला जाता है कि लोग सड़कों पे आने लगते हैं। तो कितना बार ऐसा हो चुका है कि जब जब हिंदी को प्रमोट करने का बात उठता है तो लोग सड़कों पे आ जाते हैं। तो हमें विविधता का सम्मान करना चाहिए और हमने किया भी है, और इसी वजह से हमने बोल दिया कि जो स्टेट जिस लैंग्वेज का यूज करना चाहते हैं, स्टेट वो अपने विधानसभा में एक रेजुलेशन पास करके यूज कर सकते हैं। तो हमने बहुत ही डाइवर्सिटी का सम्मान किया है यहाँ पे, और करना भी चाहिए हमें, और ये हम सुझाव में भी देंगे और ये चुनौती में भी देंगे। तो इसी वजह से मैंने दोनों एक जगह लिख दिया। तो आप चुनौती में भी इस पॉइंट को बता सकते हैं कि सभी लोग नहीं सहमत हैं, और आप सुझाव में भी दे सकते हैं कि विविधता का हमें सम्मान करना चाहिए। और दूसरा इसमें है कि 2 या अधिक भाषा सीखने से बुद्धिमत्ता बढ़ती है। तो अब ये भी माना गया है कि जो ज़्यादा लैंग्वेज जानते हैं उनका दिमाग ज़्यादा डेवलप होता है। तो हमें एक नेशनल लैंग्वेज तो बना ही लेनी चाहिए, और जो लैंग्वेज यूज कर रहे हैं वो भी यूज करते रहें, इसमें उससे कोई दिक्कत नहीं हमें। लेकिन हमें 2 लैंग्वेज सीखना चाहिए हर एक लोगों को, या तो आप एक इंग्लिश सीख लो या फिर एक हिंदी सीख लो, और एक जो आपका लैंग्वेज है वो तो जानो ही जानो, जो आपका रीजनल लैंग्वेज। तो इससे दिमाग भी डेवलप होता है, ये बोला जाता है। और तीसरा है कि मातृभाषा में अल्पसंख्यकों को शिक्षा, ताकि वे भाषा के बाधा में ना फंसे। तो इसमें एक ये भी हम सुझाव में दे सकते हैं कि मातृभाषा में अल्पसंख्यकों को शिक्षा दी जाए, ताकि वो भाषा के चक्र में ना पड़े। पहले वो नॉलेज ले ले, और उसके बाद जब वो मतलब कि मात्र ये अल्पसंख्यक जो है, उसके बाद उनको बाद में आप दूसरी लैंग्वेज सिखाएं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रोविजन है कि प्राथमिक शिक्षा आपको मातृभाषा में ही देनी है स्टेट को। तो इतना हम सुझाव में लिख सकते हैं। तो ये हमारा लैंग्वेज का टॉपिक इतना कंप्लीट हो गया। तो लैंग्वेज में इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको नहीं आ सकते हैं। तो जितना मैंने बताया आपको बस उतना ही रिवीजन करना है और कुछ नहीं करना आप लोग। तो ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। तो बस एक टॉपिक हमारा जो बचता है वो है हमारा इम्पोर्टेंट जितने भी अमेंडमेंट हुए हैं वो मैं आपको बता दूंगा, वो लास्ट टॉपिक है। और जो मैंने PDF का बताया आप वहां से जाके डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट पे जाके। तो अब मैं बता दूं कि आप लोग बस इसको रिवीजन करते चले, और इसके बाद हम देखेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक। ओके गाइज, थैंक यू।